गोल्डन पॉट बिरयानी। अम्मा की बिरयानी गांव में बहुत ही फेमस थी। अम्मा और उसका बेटा कीर्ति दोनों मिलकर बिरयानी की दुकान चलाते थे। उनकी बिरयानी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहती थी, इसलिए आसपास के गांव के ज्यादातर लोग उन्हीं की दुकान से बिरयानी लिया करते थे। एक बार एक ग्राहक अम्मा से कहता है, अम्मा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। इतनी स्वादिष्ट बिरयानी तो मैंने आज तक नहीं खाई। ये सब तो आप लोगों का प्यार है और बाकी मसाले, इसमें मेरा कोई जादू नहीं। इस तरह से हर कोई अम्मा और उसकी बिरयानी की बहुत तारीफ करते थे। अम्मा ना ही सिर्फ बिरयानी शॉप चलाती थी, बल्कि अनाथ बच्चों में वो बिरयानी भी बांटा करती थी। अम्मा की शॉप के पास में ही मदन नाम के एक आदमी की बिरयानी शॉप थी, पर उसकी बिरयानी कोई नहीं खरीदता था। एक बार मदन अपने दुकान से अम्मा की दुकान की लाइन देखते हुए अपने नौकर से कहता है, अरे कमबख्त, उधर देखो, अम्मा की दुकान में कितनी बड़ी लाइन लगी है, और हमारी दुकान में देखो, यहाँ पर कोई मक्खी तक उड़ाने नहीं आता। तुम लोगों को तो बस मैं यूं ही पाल रहा हूँ, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। इस तरह मदन हमेशा अम्मा से और उसके बेटे कीर्ति से जलने लगा था। अम्मा का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छे खासे उसे पैसे भी मिल रहे थे कि उसी वक्त गांव में महामारी के वजह से लॉकडाउन शुरू होता है। सब लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं। तब कीर्ति कहता है, अम्मा, अब क्या होगा? पता नहीं कितने दिन तक ये लॉकडाउन चलेगा। हमें तो हमारा शॉप अब बंद ही रखना होगा। बेटा, मुझे तो उन गरीब लोगों की फिक्र है। कम से कम हमारे पास खाने के लिए कुछ तो है, लेकिन बेचारे, उनका तो काम भी चला गया, तो क्या करेंगे और क्या खाएंगे वो लोग? अम्मा और कीर्ति दोनों भी गरीब लोगों के लिए परेशान रहते हैं। तब कीर्ति घर में बिरयानी बनाकर गरीब लोगों में बांटने का सुझाव देता है। ये सुझाव सुनकर अम्मा भी खुश हो जाती है। फिर उस दिन के बाद से अम्मा घर में बिरयानी बनाती और कीर्ति बाहर जाकर वो बिरयानी लोगों में बांटने लगता है। यह सब देखकर मदन कहता है, अरे कीर्ति, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं और तुम दोनों माँ बेटे हो कि गरीब लोगों में बिरयानी बांट रहे हो। अरे तुम जैसे बेवकूफ तो मैंने इस पूरी दुनिया में नहीं देखे। मदन भैया, इसमें किस बात की बेवकूफी? इसमें तो हमें गरीब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। ये बात सुनकर मदन वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर बिरयानी का शॉप ना चलने की वजह से उनके घर के जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं और उनके खुद के खाने के लिए भी घर में अनाज का एक दाना भी नहीं रहता। ऐसे में कीर्ति इस महामारी के चक्कर में आ जाता है और उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इधर अम्मा घर में बहुत परेशान रहती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि तभी एक दिन एक बूढ़े बाबा आकर उसे कहते हैं, क्या यही अम्मा का घर है? हाँ बाबा, मैं ही अम्मा हूँ। कहो, आपको कोई काम था क्या मुझसे? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बहन। 2-4 दिनों से मैं भूखा हूँ। सुना है तुम्हारे घर से कोई वापस नहीं जाता। बाबा की ये बात सुनकर अम्मा और भी चिंतित हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वो कहती है, बाबा, बात तो आप सही कह रहे हो, पर अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मेरा बेटा भी अस्पताल में भर्ती है। परेशान मत हो अम्मा, ये लो, मेरे पास ये बर्तन है। तुम एक बार इसमें बिरयानी बनाकर देखो, फिर देखो इस बर्तन का चमत्कार। ऐसा कहकर बाबा अम्मा को एक सुनहरे रंग का बर्तन देता है। अम्मा उस गोल्डन पॉट को लेकर अंदर जाती है और घर के किचन में जब वो देखती है तब उसे कुछ बचे हुए मुट्ठी भर चावल के दाने दिखाई देते हैं। उन चावल से अम्मा बिरयानी बनाती है। बिरयानी पकने के बाद जब वो देखती है तो चौंक जाती है। ये क्या चमत्कार है? बस कुछ मुट्ठी भर चावल से पूरा बर्तन भर के बिरयानी बन गई। ये तो कमाल हो गया। अम्मा इसी खुशी से घर के बाहर बाबा बाबा करते हुए आती है, पर वहां पर बाबा नहीं रहते। अम्मा बाबा को इधर उधर ढूंढती है। अरे, बाबा तो यहीं पर थे, कहाँ चले गए? इस तरह अम्मा गोल्डन पॉट में बनी हुई बिरयानी गरीब लोगों में बांटने लगती है। जितनी वो बिरयानी कम हो जाती है, वैसे ही वो सुनहरा बर्तन बिरयानी से फिर से भर जाता है। यह सब देखकर अम्मा बहुत चकित हो जाती है। फिर अम्मा उसी गोल्डन पॉट में बनी बिरयानी बेचकर पैसे भी कमाने लगती है और उन पैसों से और बिरयानी बनाकर गरीब लोगों में बांटने लगती है। कुछ ही दिनों में उसका बेटा कीर्ति भी ठीक होकर घर वापस आ जाता है।
तब तक लॉकडाउन भी खत्म हो जाता है। फिर क्या, अम्मा का शॉप फिर से अच्छे से चलने लगता है। उधर मदन अपने ही शॉप पर बैठते हुए बस जलता रहता है। अगर कोई गरीबों की सच्चे मन से सेवा करता है तो भगवान भी हमेशा कठिन परिस्थितियों में उसी इंसान की मदद करता है। गरीब मटन वाला बना करोड़पति। रामपुर नाम के गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता था। वो खूब पढ़ा लिखा था, लेकिन कोई भी नौकरी ना मिलने के कारण वो खाली था। उसके पिता का नाम राजन था। उनका एक मटन शॉप था। वक्त के साथ साथ राजन की तबीयत खराब होती गई। एक दिन राजन कहता है, सुनो विशाल, तुम जितना भी पढ़ो लिखो, लेकिन नौकरी तो तुम्हें मिलने से रही। हमारा मटन शॉप तो है ही। मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही। अगर मैं मटन नहीं बेचूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? इसलिए तुम हमारे मटन शॉप को संभालो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें ये काम बोलना मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन घर की हालात की वजह से कह रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम कर सकते हो। अरे पिताजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं मटन का व्यापार करूंगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमारा काम हमें करते हुए जाना है, तभी हमें फल मिलेगा। हमें ये व्यापार हमारे पूर्वजों से मिला है। व्यापार करते वक्त ईमानदारी बहुत जरूरी है, तभी व्यापार आगे बढ़ता है। अगर हम लालच में जाकर करेंगे तो हमारा व्यापार बस कुछ ही दिनों में ठप पड़ जाएगा। हमें ग्राहकों को अच्छे क्वालिटी का मटन देना चाहिए। ग्राहकों का सेटिस्फैक्शन हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। मैं आपका नाम खराब नहीं करूंगा। उस दिन से विशाल अच्छा मटन बेचकर लोगों की तारीफें लेने लगा। वो मार्केट से अच्छी क्वालिटी का बकरा खरीदकर बाकी के लोगों से भी थोड़ा दाम कम करके बेचने लगा। उसके पास मटन खरीदने के लिए लोग कतार में खड़े होते थे। यह देखकर दूसरे मटन शॉप का मालिक शंकर उससे जलने लगा। विशाल, तुम्हारा मटन शॉप तो बहुत अच्छा है। मैंने सुना है कि तुम मार्केट के दाम से भी कम दाम में बेच रहे हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा क्या होगा? क्या हम सबको मटन शॉप्स बंद करने होंगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अच्छे क्वालिटी का मटन ही बेच रहा हूँ। मैं ग्राहकों को भगवान मानता हूँ। ये बात और है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ। विशाल ऐसे दिन ब दिन तरक्की करने लगा। वो एक रेस्टोरेंट खोलने का प्लान बनाता है। वो मटन शॉप में आए हुए पैसों से एक मटन बिरयानी रेस्टोरेंट का प्लान बनाता है। वो अच्छी क्वालिटी के मटन से मटन बिरयानी बनाकर बेचने लगा। बचपन में उसकी माँ जो मटन बिरयानी बनाती थी, वो स्वाद अभी भी उसे याद था। वो वैसी ही मटन बिरयानी बनाकर बेचने लगा और एक मटन शॉप और दूसरी ओर रेस्टोरेंट, दोनों और अच्छे क्वालिटी होने की वजह से ग्राहकों को उस पर यह विश्वास और यकीन था। ग्राहकों का विश्वास ही विशाल का प्लस पॉइंट था। विशाल की बनाई हुई मटन बिरयानी न केवल उस गांव में बल्कि आसपास के गांव में और राष्ट्र में भी बहुत फेमस हो गई। इस बात से शंकर बहुत जल उठता है। एक दिन वो विशाल के रेस्टोरेंट में किसी को ना पाकर चुपके से जाकर मटन बिरयानी में मोशन की दवा मिला देता है और वहां से चला जाता है। विशाल जब रेस्टोरेंट आकर बिरयानी को देखता है तो उसे कुछ गड़बड़ नजर आती है। वो उस बिरयानी में से थोड़ी सी बिरयानी निकालकर कुत्ते को खिलाता है तो कुत्ते को मोशन शुरू हो जाते हैं। यह देख विशाल सारी बिरयानी को फेंक देता है। ये सब उसने कैसे किया ये जानने के लिए वो सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसमें वो देखता है कि शंकर आकर बिरयानी में कुछ मिला रहा था। यह देख विशाल शंकर को किसी ना किसी तरह सबक सिखाना चाहता था और वो अपने नौकर को बुलाकर कहता है, उस शंकर के बच्चे ने मेरे मटन बिरयानी में मोशन की दवा मिला दी थी। ये बात मुझे ऐन वक्त पर पता चली। मुझे बिरयानी की खुशबू से ही पता चल गया कि बिरयानी में कुछ गड़बड़ है। अगर ये बिरयानी कोई ग्राहक खा लेता तो अनर्थ हो जाता था। तुम एक काम करो, तुम शंकर के घर जाकर चुपके से उसके खाने में ये मोशन की दवा मिलाकर आ जाओ, तब जाकर उसे पता चलेगा। विशाल का नौकर चुपके से शंकर के घर जाता है और शंकर के बनाए हुए खाने में मोशंस की दवा मिलाकर आ जाता है। शंकर वो खाना खाकर पेट में दर्द से
अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो विशाल के मटन बिरयानी में मोशन की दवा मिलाई थी। अरे बाप रे, वो मेरे खाने में कैसे आ गई है भगवान। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जैसी करनी वैसी भरनी, इसी को कहते हैं। ये सोचकर वो बार बार बाथरूम में से अंदर बाहर आते जाते कमजोर हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। विशाल की बनाई हुई मटन बिरयानी के लिए लोग कतारों में खड़े थे। इस तरह विशाल अपनी मटन बिरयानी को विदेशों में भी एक्सपोर्ट करता है। विशाल बहुत सारे पैसे कमाने लगा और वो करोड़पति बन गया। करोड़पति बनने पर भी उसमें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। वो अपने व्यापार को लंबे समय तक चलाने की ठान लेता है। इस तरह वो अपने पिता को दी हुई बात को भी निभाता है। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसीलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहाँ के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है।
उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है। अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।